गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आज थियोरेटिकल। मैं आपको यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगा। कंपटीशन से रिलेटेड ही नहीं और 9th 10th के लिए सफिशिएंट रहेंगे। मैं तो कहूँगा सफिशिएंट ही नहीं, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। यदि आप मेरी वीडियो देखते हो, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। और हमें पता है स्टडी से रिलेटेड यूट्यूब पर काफ़ी चैनल आ गए हैं, किसी लाइक करें किसी सब्सक्राइब करें, ये कन्फ्यूजन रहती है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सामने वाले बंदे का ये देखते हैं कंटेंट क्या दे रहा है या सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है। इसी पर्पज़ से हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। इसी पर्पज़ से मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड, आज का टॉपिक रहेगा मेरा साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। टॉपिक पर पहुंचने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे टॉपिक क्या है। टॉपिक यह है, आप मुझे देख पा रहे हो तो किसकी वजह से देख पा रहे हो कि एक तो आँख और क्या प्रकाश, यानी प्रकाश की वजह से देख पा रहे हो और किसकी वजह से, आँख की वजह से। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं या अनुभव करते हैं प्रकाश से। ठीक है, प्रकाश। तो टॉपिक क्या रहेगा मेरा, प्रकाश। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे हम। 9th 10th में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इसके बारे में अभी देखते हैं क्या है। यह एक ऊर्जा है। यह एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? यह एक विकिरण ऊर्जा है। यह एक कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा। यह एक ऊर्जा कौन सी है? विकिरण। यानी हम क्या कह सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह एक ऊर्जा है? ऊर्जा कैसे है? तो हम ये देखते हैं, जब प्रकाश में कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसे क्या होता है, ऊष्मा का अनुभव होता है। ऐसा किस लिए होता है कि प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा ऊष्म ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ऊर्जा क्या है, यानी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रही है, ऊष्म ऊर्जा में। ठीक है, और फिर ये कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। विकिरण क्या है, यानी कि प्रकाश के संचरण का माध्यम हो गया क्या, विकिरण। जैसे चालन संवहन, तो क्या है, ऊर्जा का एक तरह से स्थानांतरण किस माध्यम में हो रहा है, विकिरण माध्यम में। ठीक है, प्रकाश कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। यानी सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कौन सी ऊर्जा द्वारा, सौर विकिरण द्वारा, इसलिए विकिरण ऊर्जा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं एक मतलब एटम के विस्फोट होने से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या होती है, विकिरण ऊर्जा। ठीक है, यह सीधी रेखा में गमन करता है। यह सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है मतलब इसका क्या, कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ रहा है, प्रकाश बोर्ड पर पड़ रहा है, बोर्ड पर, अब इसके सामने मैं खड़ा हूं तो मेरी क्या परछाई बन गई। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गति करना चाहता है, तो क्या हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, यह स्वयं अदृश्य, यह स्वयं अदृश्य लेकिन देखने में सहायक, लेकिन देखने में सहायक। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और यह स्वयं अदृश्य है लेकिन देखने में सहायक है। ठीक है, प्रकाश के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतभेद दिए कि प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश क्या है। तो कई वैज्ञानिकों ने बताया प्रकाश एक कण है, कई वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसी है। क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैती, यानी ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर
यानी कि प्रकाश कणों के रूप में भी और तरंग के रूप में भी, कणों के रूप में भी और तरंग के रूप में भी। ठीक है, प्रकाश के बारे में क्या है, प्रकाश की प्रगति कैसी है, द्वैती, कणों के रूप में भी तरंग के रूप में भी। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम हमें किसने बताया प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में कण होने की संभावना बताई सर्वप्रथम न्यूटन ने। सर्वप्रथम किसने बताया, सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया। क्या बताया कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है, एक कण है। प्रकाश एक कण है। सर्वप्रथम न्यूटन ने क्या बताया, प्रकाश एक कण है। पूछा गया कैसे कण है, कि जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है तब प्रकाश के कण होने की संभावना होती है। ये बताया किसने, न्यूटन ने। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल माध्यम पर पड़ती हैं, न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल माध्यम पर पड़ती हैं तो समतल माध्यम के मध्य और आपतित किरण के मध्य, यानी प्रकाश की किरण के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। इस कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। इस कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, यानी परावर्तन से मतलब क्या है कि वापस उसी माध्यम में लौट आना, यानी प्रकाश की किरणों का वापस उसी माध्यम में लौट आना। क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश भी नहीं लो, ये एग्जांपल ले लो, यानी कि एक बॉल है, बॉल मैंने दीवार में मारी तो दीवार से बॉल टकरा के वापस उसी माध्यम में आ गई, वो क्या हो गया, परावर्तन। ऐसे ही क्या है, किरणों का मतलब किरणें जब समतल माध्यम पर पड़ती हैं तो किरणों का क्या हो जाता है, परावर्तन, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, और इन्होंने ये क्या दिया, परावर्तन नियम के बारे में बताया। ठीक है, अपवर्तन नियम, अपवर्तन नियम के बारे में बताया इन्होंने कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल माध्यम पर पड़ती हैं तो समतल माध्यम के और प्रकाश की किरणों के मध्य आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इस कारण क्या है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो क्या हो गया, अपवर्तन। ठीक है, यानी कि कण होने, प्रकाश की परावर्तन किस प्रकार हुआ, प्रतिकर्षण बल के कारण क्या है, किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, और उसमें क्या बता दिया उन्होंने कि आकर्षण बल के कारण क्या है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। ठीक है, यानी कि किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। ठीक है, किरणों मतलब प्रकाश ही मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और एक बड़ा सा कागज है। अगर मैंने बॉल को कागज में मारा तो यानी कि कागज को चीरती हुई चलेगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, तो ये क्या होगा, अपवर्तन। ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक है, ये बताया किसने, सर्वप्रथम न्यूटन ने। यानी कि क्या बताया, प्रकाश एक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह स्वयं अदृश्य है लेकिन देखने में सहायक है। और प्रकाश की प्रकृति कैसी है, ड्यूअल नेचर है, द्वैती प्रकृति, कणों के रूप में भी तरंग के रूप में भी। और प्रकाश एक कण है, यह कण होने की संभावना किसने बताई, किसने, न्यूटन ने सर्वप्रथम। किस प्रकार बताएं कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो कण होने की संभावना व्यक्त होती है, और प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तब भी कण होने की संभावना व्यक्त होती है। प्रकाश का परावर्तन किस लिए होता है कि जब समतल माध्यम और प्रकाश की किरणों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, इसलिए क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अपवर्तन में क्या बताया इन्होंने कि प्रकाश की किरणें जब किसी समतल माध्यम पर पड़ती हैं तो इनके माध्यम और किरणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल। इसलिए समतल माध्यम से क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें प्रवेश करती हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख लेना। तो इसलिए क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, बताते हैं कि सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रकाश के कण में, तो यानी कि क्या हो गया, कणिका का सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा, कणिका का सिद्धांत किसने दिया, कणिका का सिद्धांत।
कणिका का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। ठीक है, सर्वप्रथम कणिका का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन ने बता दिया, क्या बताया कि प्रतिकर्षण आकर्षण वाले मानव। अब वैज्ञानिक है, उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आपने अपवर्तन और परावर्तन दे दिए, तो अच्छा ये बताइए प्रतिकर्षण एक ही जगह पर आकर्षण और एक ही जगह प्रतिकर्षण, यह कैसे संभव है? तब ये इसे बताने में थोड़े मतलब असफल रहे, इसलिए एक और वैज्ञानिक आए, प्रकाश के बारे में बताया। ठीक है, लिख लेना, इसे नोट कर लेना। एक और वैज्ञानिक आए इनके बाद में हाइगेंस। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश एक क्या है? इन्होंने क्या बता दिया, यह एक तरंग है, यह तरंग है। और कौन सी तरंग है? इन्होंने क्या बताया, यह एक तरंग है। कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग। यह एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, यह एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। ठीक है, कौन सी? अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने पूछा ठीक है, प्रकाश एक तरंग है, आपने बता दिया है, लेकिन यांत्रिक तरंगों को तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन्होंने इनसे पूछा गया यांत्रिक तरंगों को तो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्रकाश सूर्य से निकलता है, यानी कि प्रकाश की किरणें जब सूर्य से निकलती हैं, यानी जब सूर्य की किरणें जब प्रकाश यानी सूर्य की किरणें जब निकलती हैं, तो यहाँ पर तो क्या होता है? निर्वात माध्यम होता है, लेकिन यहाँ तो कोई माध्यम नहीं है। हमसे वैज्ञानिकों ने पूछा कि जब सूर्य की किरणें जब निकलती हैं, वहाँ तो निर्वात होता है, तो इन्होंने क्या बता दिया, इस निर्वात को ईथर माध्यम बता दिया। क्या बता दिया? ईथर माध्यम। ईथर माध्यम कोई माध्यम नहीं है। ईथर क्या है? एक तरह से प्रकाश की किरणें संचरण होती है। ठीक है, ईथर यानी कि हवा शुद्ध जहाँ होगी वो क्या है? ईथर। ईथर ये बता दिया। ईथर के बारे में इन्होंने क्या बता दिया कि यह निर्वात है जो वो ईथर माध्यम में। ठीक है, तो ये अपनी परिकल्पना करने में थोड़े असफल रहे। इनके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, इनके बारे में बता दिया। ठीक है, और एक और वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल। क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, मैक्सवेल आए, इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश एक तरंग है। कॉपी कर लिया इनका कि हाँ प्रकाश एक तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? जब विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है? प्रकाश की किरणें हमें कैसे पता चलेगा कि जब प्रकाश की किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती हैं तो ये सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये परिकल्पना करने में सफल रहे कि प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा? मैक्सवेल ने। ठीक है, इनके बाद में और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रवाह, कंपटन प्रवाह, भ्रमण प्रवाह ये कैसे पॉसिबल है? तो इनके बाद में एक और वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया कि मैक्स प्लांक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया प्रकाश छोटे छोटे कणिका के रूप में चलता है। छोटे छोटे कणिका के रूप में चलता है। कणिका के रूप में, ठीक है, चलता है, गमन करता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश छोटे छोटे कणिका के रूप में चलता है। जिसे क्या नाम दिया? जिसे इन्होंने क्वांटा कहा। क्वांटा, ये आप कह सकते हैं क्वांटम। मतलब हम क्या कह सकते हैं? मैक्सवेल ने क्या बताया? प्रकाश छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में चलता है, जिसे क्या कहा? क्वांटा या क्वांटम।
तो इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन बनता है कि मतलब क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने, यानी इन्होंने क्या दे दिया, क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने, ठीक है। अब एक और वैज्ञानिक आए, कौन थे, आइंस्टीन। आइंस्टीन वैज्ञानिक है, इन्होंने भी कॉपी की न्यूटन की और इनकी भी, क्या नाम, मैक्स प्लांक की। इन्होंने क्या बताया, प्रकाश है जो बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है। प्रकाश बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में, ठीक है। जिसे क्या नाम दिया इन्होंने, जिसे इन्होंने फोटॉन नाम दिया, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि फोटॉन नाम किसने दिया, आइंस्टीन ने, ठीक है। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को किस लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। कौन सी सन में मिला था, 1921 में। तो कंफ्यूजिंग रहती है डेट की, कि डेट कैसे याद करें, तो मतलब सब्जेक्ट को जोड़ के चला करो। और मुझे पता है मैंने हिस्ट्री में याद की थी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन पहुंच गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कौन सी सन में, 1921 में। तो इसके समकालीन कौन हो गए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसे कब मिला, 1921 में। ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। मेरा याद करने का यही तरीका है बस। हाँ, आइंस्टीन ने बताया, ठीक है। और एक और नाम दिया था इन्होंने, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, यानी E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या किया, तो प्रकाश बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। उन्होंने इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला, 1921 में। किसके लिए मिला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि हाँ किसके लिए मिला होगा, कुछ ऑप्शन आता है, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन। नोबेल प्राइज कब किस लिए मिला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्या था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, कौन से सन में, 1921 में, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में इन्होंने क्या बताया, जब प्रकाश की किरणें किसी धातु पर पड़ती हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनमें बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। प्रकाश की किरणों और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात यह अगर ये, लेकिन यह अगर तरंग प्रकृति के होते तो इनमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इन्होंने क्या बताया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में क्या बताया, यही अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें किसी धातु पर पड़ती हैं, ठीक है, किसी धातु पर पड़ती है, तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलने में जो कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। लेकिन यह तरंग प्रकृति के होते तो इसमें क्या लगता, अधिक समय लगता, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये था आइंस्टीन का, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश की कण होने की संभावना और प्रकाश की तरंग होने की संभावना किस किस पर आधारित है, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश की कण होने की संभावना
कण होने की संभावना, और तरंग होने की संभावना। प्रकाश के कण होने की संभावना और प्रकाश के तरंग होने की संभावना किन किन नियमों पर आधारित है? पहले क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रवाह, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, और रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, और क्या हो गया? कॉम्पिटेंट प्रभाव, कॉम्पिटेंट प्रभाव, ठीक है, कॉम्पिटेंट प्रभाव, और प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के कण होने की संभावना किस किस पर आधारित है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मतलब ये रीअरेंजमेंट मतलब सही क्रम में पूछ लेता है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पिटेंट प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन और परावर्तन। यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने। रमन प्रभाव किसने दिया था? रमन ने, सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन ने, ठीक है। और कॉम्पिटेंट प्रभाव कॉम्पिटेंट ने, ठीक है, कॉम्पिटेंट ने। प्रकाश का प्रकीर्णन भी रमन ने किया था, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे भी, ठीक है। और परावर्तन और प्रवर्तन किसने दिया था? न्यूटन ने, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या किया था? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, और सीवी रमन ने रमन प्रभाव, कॉम्पिटेंट प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव में क्या बताया आइंस्टीन ने कि जब प्रकाश की किरणें किसी धातु पर पड़ती हैं तो क्या होता है? उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन यह तरंग प्रकृति की होती है तो अधिक समय लगता है, ठीक है। ये क्या बताया? किसने बताया? आइंस्टीन ने। और सीवी रमन ने क्या बताया रमन प्रभाव के बारे में? जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम पर पड़ता है, ठीक है, तो उसका कुछ भाग प्रकीर्णित होता है, यानी कि फैलता है, तो क्या हो गया? वो सीवी रमन ने बताया। हाँ, सीवी रमन के लिए एक कुछ मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, 1930 में मिला था इन्हें। तो ये प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में क्या मिला था? प्रथम भारतीय जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब इसे डेट कैसे पता करते हैं? अभी मैंने बताया मैं सब्जेक्ट को जोड़ के चलता हूँ, आपको भी अगर याद करना है तो सब्जेक्ट को जोड़ के चला करो। अगर आपको हिस्ट्री आती है तो हिस्ट्री, फिजिक्स आती है तो फिजिक्स को किसी से भी, ठीक है। यानी 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च अभियान क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च अभियान, जो आपके अहमदाबाद के साबरमती से नवसारी जिले तक हुआ, ठीक है, ठीक है, 12 मार्च 1930 को, जो नमक के अभियान को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या मतलब मुझे एक तो दांडी मार्च भी याद रह गया, और क्या याद रहा? रमन प्रभाव, ठीक है, और कॉम्पिटेंट प्रभाव भी इसके बारे में, ठीक है। और आपका रमन प्रभाव किसने दिया था? रमन प्रकाश का प्रकीर्णन किसने दिया था? रमन ने, ठीक है। और न्यूटन ने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का फैलना, ठीक है। और अपवर्तन परावर्तन क्या है? कि जब प्रकाश किसी समतल माध्यम पर पड़ता है तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी समतल माध्यम पर पड़ता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। आगे देखिए, तरंग के बारे में बताया इसने। प्रकाश के ध्रुवण, ध्रुवण से पता चला, विवर्तन से पता चला हमें, और व्यतिकरण से पता चला हमें, व्यतिकरण
करो। ठीक है, अब क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश का ध्रुवण विवर्तन और व्यतिकरण। प्रकाश का ध्रुवण क्या है, यानी कि ऊर्जा का फैलना। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा का फैलना हमें कब मालूम पड़ता है, जब हम किसी पोलराइजेशन कोई उपकरण ले लेते हैं, मान के चलो चश्मे में, जब हम ब्लैक चश्मे में हम देखते हैं तो इससे क्या होता है, तरंग के रूप में हमें पता चला, वेव के रूप में दिखते हैं। ठीक है, और प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का बारीक सतह से मुड़ना, यानी कि प्रकाश का बारीक सतह से मुड़ना, अर्थात उसकी परछाई न बने। जिस स्थान से प्रकाश मुड़ रहा है उस स्थान से उसकी परछाई न बने, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का विवर्तन। जैसे सुई पर प्रकाश पड़ता है तो सुई की नोक पर जब उसकी परछाई नहीं बनती है तो क्या हो गया, विवर्तन। व्यतिकरण क्या है, यानी कि साबुन के बुलबुले, यानी कि चमकना, यानी कि जब तरंगें अध्यारोपित होती हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब प्रकाश का विवर्तन किसने दिया था, ये दिया था ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने क्या दिया था, प्रकाश के विवर्तन के बारे में। लिख लेना आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रकाश का विवर्तन किसने दिया था, ग्रेमाल्डी ने। और प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया था, एक तो तुम्हारे क्या थे, यंग ने, और एक माइकलसन हो है, माइकलसन। ये बीएससी में चैप्टर माइकलसन व्युत्क्रमणमापी सिद्धांत से। ठीक है, तो यंग और माइकलसन। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। ठीक है, अब आगे इसके बारे में। ठीक है, प्रकाश की तरंग होने की संभावना किससे पता चलती है हमें, प्रकाश के ध्रुवण से, विवर्तन से और व्यतिकरण से। प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने की थी, हम किसने बताया था, ग्रेमाल्डी। और व्यतिकरण विवर्तन की ग्रेमाल्डी ने, व्यतिकरण की यंग ने। ठीक है, अब आगे प्रकाश इसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। ठीक है, किसमें, निर्वात में। निर्वात क्या है, जहां पर हवा का प्रवाह शून्य हो। ठीक है, निर्वात हो गया। ठीक है, प्रकाश का वेग की खोज किसने की, हाँ, प्रकाश के वेग के बारे में बताया था, इसकी खोज, इसके बारे में किसने बताया था, एक पॉल रोमर। ठीक है, रोमर। और लेकिन सर्वप्रथम प्रकाश के वेग के बारे में बताया था तुम्हारा गैलीलियो ने। लेकिन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब सूटेबल नहीं थी, अप्रोक्सीमेट नहीं थी। ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू एकदम सही रही थी, किनकी, रोमर की। इसलिए प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी, पॉल रोमर ने। और सर्वप्रथम खोज किसने की थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रकाश के वेग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, गैलीलियो ने। ठीक है, प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम गैलीलियो ने। प्रकाश के, और फिर एग्जैक्ट वैल्यू की खोज, यानी प्रकाश के वेग की खोज बाद में, जब प्रकाश के वेग का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता चले हमें, क्या, पॉल रोमर, यानी कि इनके अप्रोक्सीमेट इनकी सही रही प्रकाश के वेग की। अब और इसके बारे में जानते हैं, इसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन रहता है, माध्यम की सघनता के आधार पर, माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाश के वेग का प्रभाव, प्रकाश के वेग का प्रभाव। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाश के वेग का प्रभाव, यानी प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे बहुत ही पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप हमें पता है निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चाल,
निर्वात में कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और जल में कितनी होती है, जल में होती है आपकी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और कांच में होती है आपकी, कांच में, ठीक है, कांच में कितनी होती है, कांच में होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि जब प्रकाश, यानी कि निर्वात क्या हो गया, जहाँ पर हवा का प्रभाव शून्य है यानी निर्वात है, ठीक है, जल, कांच। यानी प्रकाश का वेग क्या पता चल रहा है हमें, जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल सघन, यानी विरल, ये विरल है निर्वात माध्यम, ठीक है, विरल है, और ये जल है, यानी ये सघन हो गया थोड़ा, और इससे भी ज़्यादा सघन ये हो गया, ठीक है। यानी प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो क्या है, प्रकाश के वेग का मान कम हो रहा है, यानी घट रहा है, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सघनता के आधार पर प्रकाश के वेग का प्रभाव, प्रकाश के वेग का प्रभाव, ठीक है। यानी कि माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाश के वेग का प्रभाव, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के वेग की चाल कम होती है या ज़्यादा होती है, या प्रकाश का वेग जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और जल में कितनी होती है, जल में कितनी होती है हमारी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और कांच में कितनी होती है हमारी, कांच में होती है हमारी 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हमारी हीरा में क्या कितनी होती है, हीरा में 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब प्रकाश निर्वात में होता है तो कितनी है 3 इंटू 10⁸, और जल में होती है तो प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸, कांच में है तो 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हीरा है तो कितनी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रकाश निर्वात, देखो जल के अणु थोड़े पास होते हैं, उससे सघन क्या होता है कांच, कांच से सघन क्या होता है हीरा। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि प्रकाश के वेग का मान कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि प्रकाश के वेग का मान कम हो रहा है, यानी कि निर्वात में कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में कितने 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 3 से 2.25 और 2.25 से 2 से 1.24, यानी क्या पता चला कि कम होती जा रही है, जितना सघन होता जाएगा माध्यम उतनी ही चाल कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन रहता है, और भी बता देता हूँ इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन रहता है हमारा कि जब प्रकाश ये क्या हो गया हमारा अभिलंब, ये क्या हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। ये हमारा हो गया मान के चलो विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम हमने क्या मान लिया वायु, ठीक है।
और ये क्या हो गया हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, ठीक है, माध्यम, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, मान के चलो जल, ठीक है। ये क्या अविलंब, ये क्या हो गया विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। यानी जब प्रकाश की किरण है, ठीक है, क्वेश्चन रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं या अविलंब के नज़दीक होती हैं, ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इससे मैं क्या बताता हूँ कि जब कैसे पता करेंगे इसका, ठीक है। जब प्रकाश है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अविलंब से दूर होती हैं या नज़दीक होती हैं, ठीक है। ये मान के चलते हम, ये सघन है, ये सघन है ना, ये वाला माध्यम सघन है, तो ये क्या मानेंगे हम सघन, यानी कि इसमें मतलब ये ताकतवर है, ये पावरफुल आदमी है, ठीक है। और ये क्या है, ये विरल है, ये विरल जो किरण क्या है मान के चलो ये विरल है। अब ये इस माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं तो ये क्या है, इसमें पावर ज़्यादा है तो इसे ये खींच लेगी अपने पास। सघन माध्यम क्या है, इसे अपने पास मैंने कब्जे में कर लेगी, यानी कि सघन माध्यम इसे अपनी ओर खींच लेगी। तो हम क्या मतलब हमें क्या पता चलेगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तो क्या हुआ, जो प्रकाश की किरणें क्या अविलंब के नज़दीक आ रही हैं, अविलंब के पास आ रही हैं, ठीक है। अगर यही हमारा क्या होता, सघन माध्यम होता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता सघन माध्यम और यहाँ पे क्या होता विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट यही है, मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया जल। अब मैंने कहा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं या अविलंब के नज़दीक आती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया मेरा, ये सघन हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया मेरा, ये विरल है, ठीक है। अब ये विरल है, मान के चलते हैं ऐसे, मतलब पता करने के लिए हमें माना है ये चीज़, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी ये क्या है पहले से ही सघन है, ये क्या है सघन है, यानी कि ये पहले से पावरफुल है, ये क्या है, ये पावरफुल नहीं है, ये इससे कम पावरफुल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसे खींच लेगी, ये विरल है जो इसे खींच लेगा, यानी ये कम शक्तिशाली है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या ये इसे खींच लेगा, नहीं खींचेगा ना, तो अविलंब से क्या होंगे दूर हटेंगे। यानी कि मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर ये विरल होता तो क्या कह सकते हैं हम कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है अविलंब के नज़दीक आती हैं, ठीक है। मतलब जब यानी कि ये विरल है, ये सघन है, तो ये भी सघन है, तो ये इसे अपने नज़दीक खींच लेगी। अगर ये सघन है और ये विरल है तो इससे ये दूर हटे, ताकतवर कौन है सघन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जितना भी थ्योरेटिकल होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी और हाँ एक पॉइंट और है इसमें, मैं भी बता रहा था, यानी कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में पड़ती हैं तब क्या होता है कि किस किस में परिवर्तन होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य बदलती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदलती है, ठीक है, बदलती है, ठीक है, बदलती है, और चाल बदलती है, और लेकिन वेग और चाल, ठीक है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है तरंग दैर्घ्य बदलती है और चाल और वेग बदलता है, ठीक है, या चाल या वेग, और लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है, यही है। तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं मैं आपको बता ही दूंगा, जो अन्य चैप्टर है वैसे भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश और वेव चैप्टर जुड़े हुए हैं, प्रकाश का हिस्सा ही क्या है एक तरह से वेग यानी तरंग,
ठीक है, तरंग के बारे में भी मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा जब प्रकाश की किरण विरल या संगम माध्यम से प्रवेश कर विरल से संगम में करती है, संगम से विरल में करती है, तो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य में बदलाव आता है, चाल में बदलाव आता है, यानी वेग में बदलाव आता है, लेकिन आवृत्ति में नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन रहता है हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। मतलब मेरा है, ये मेरी शर्ट है, लाल शर्ट है, तो मैं लाल ही क्यों देख रहा हूँ, हमें लाल ही क्यों दिखाई दे रही है मुझे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब ध्यान रखना कि जिस रंग की वस्तु होगी वह उसी रंग को परावर्तित करेगी। जो मतलब वस्तु जिस रंग की होगी उसी रंग को परावर्तित करेगी। ठीक है, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी हमें दिखाई कब पड़ता है, जैसे कि बोलते हैं कि पत्तियों का हरा रंग क्यों दिखाई देता है, कि हमको पत्ती क्या है, हरे रंग को परावर्तित करते हैं, बाकी सभी रंगों को क्या होते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य से जो प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर, तो जिस रंग की वस्तु होती है उसी रंग को वो परावर्तित करते हैं। लेकिन जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, उसमें जैसे देवग्योर श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश बोल देते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या फिर श्वेत प्रकाश, या फिर दृश्य किरण बोल देते हैं। ठीक है, दृश्य किरण कौन कौन सी होती है, देवग्योर, यानी बैंगनी, मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो मतलब क्या है मेरा, मैंने कहा मेरी शर्ट का कलर तो मुझे लाल ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब प्रकाश के मतलब प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन से, देवग्योर, यानी रेड कलर की मेरी क्या है शर्ट, तो मुझे क्या है ये रेड रंग को ही परावर्तित करेगी, बाकी ये जो सभी रंग है इन्हें क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। जिस रंग की वस्तु होती है उसी रंग को परावर्तित करती है, बाकी सभी रंगों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया था कि पत्तियों का रंग हराई क्यों होता है, यानी कि जो ग्रीन है पत्तियों का रंग, ये इसे परावर्तित करती है, बाकी सभी कलर को अवशोषित कर लेगी। ठीक है, हम बोलते हैं कि गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनना ही क्यों लाभदायक है, क्योंकि क्या होता है कि जब सफ़ेद कपड़े, यानी कलर कैसा है कपड़ों का, कलर सफ़ेद, और सूर्य का प्रकाश कैसा है, श्वेत यानी सफ़ेद, तो यानी कि सभी रंगों को क्या करती है, वो परावर्तित कर देगी, क्योंकि खुद श्वेत प्रकाश है उस पर, किस पे, वस्तु पर। ठीक है, वस्तु क्या है, श्वेत प्रकाश है, और वो भी सूर्य का प्रकाश क्या है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि जिसका पेट भरा हुआ हो और उसे दोबारा से खाने के लिए पूछ लो तो वो मना करता है, ऐसे ही क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि जिस रंग की वस्तु है, और मतलब हमारी सफ़ेद रंग की वस्तु है, सफ़ेद रंग में क्या है, ये सभी रंग है, श्वेत रंग में ये क्या है, सभी रंग है, तो जो भी रंग है उन्हें सभी को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वस्तु हमें सफ़ेद, यानी हमें गर्मी कम लगती है, और सफ़ेद रंग हमें आरामदायक होता है। ठीक है, और आगे काली क्यों दिखती है वस्तु हमें, कि जब सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, यानी कि सभी रंगों के, यानी श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश को अगर अवशोषित कर लें तो वो क्या होगी, हमारी काली वस्तु दिखेगी, काली रंग की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, आगे अब इनके बारे में जानते हैं। वॉयलेट यानी बैगनी रंग के बारे में। ठीक है, और पॉइंट रहते हैं जो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे रेड, येलो और ग्रीन और वॉयलेट, इनके बारे में कुछ नहीं है, ये मैं जो बता रहा हूँ इनके बारे में। ठीक है, ये बैगनी रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। इसका क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, और ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी कि अगर तुम्हें ताकत ज़्यादा है
तो क्या है, फेल हो गई, मतलब कि कमज़ोर व्यक्ति है, उसे मारने के लिए क्या होगा, उतारू हो जाओगे। वही मतलब एक तरह से क्या है, सॉरी वर्ड गलत बोल दिया, मतलब प्रॉब्लम, यानी कि जब हमारी एनर्जी ज़्यादा है तो क्या है, कीड़न ज़्यादा होगा, यानी फेल होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ध्यान करने का। और ग्रीन कलर क्या है, ये हमारे लिए आरामदायक कलर होता है, आरामदायक, आरामदायक रंग। ठीक है, आरामदायक रंग होता है। ठीक है, और रेड कलर क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है, कष्टदायक है, हानिकारक। ठीक है, हानिकारक और कष्टदायक। ठीक है, हमारे मध्य का कलर कौन सा होता है, मध्य रंग होता है बेबीग्योर में, मध्य रंग बेबीग्योर में कौन सा होगा, ये नहीं बेबीग्योर के अकॉर्डिंग नहीं आप पता करोगे, ये हमारे वेवलेंथ के आधार पर हम पता करते हैं कि किसकी वेवलेंथ, मतलब हमें मतलब जिसका एवरेज पता करते हैं कि मध्य रंग एवरेज चीज तो पता करते हैं। तो यानी कि हमें देखते हैं कि वॉयलेट की कितनी है, यानी 3900 होती है। ठीक है, 3900 से 4300 बैगनी की तरंग होती है। ठीक है, और इसकी होती है 7800 लास्ट होती है, 6900 से 7800। ठीक है, 7800 लास्ट, यानी 7800 और 3900, इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें मध्य रंग कौन सा प्राप्त होगा, येलो, येलो मध्य रंग कौन सा होगा, येलो। और हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा था संवेदनशील रंग कौन सा है, येलो कौन सा है, संवेदनशील कलर कौन सा है, संवेदनशील रंग, संवेदनशील, संवेदनशील समझ रहे हो, यानी हमें भीड़ में भी एक व्यक्ति की ऐसी मतलब ऐसी पहचान हो कि वो अलग ही दिख जाए, यानी कि हमें पता चलेगा कि येलो कलर को हम किसी भी कलर में रख देंगे तो येलो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी बाइक वगैरह भी शोरूम पे देखते हैं हम, तो अगर येलो की बाइक हो ना तो हमें मतलब दूर से ही पता पड़ जाती है क्या है कि येलो, मतलब संवेदन, संवेदन किसे कहेंगे, जो अलग हटके हमें पहले मतलब मालूम पड़ जाए कि ये डिफरेंट, अलग ही पहचान हो, क्या येलो, संवेदनशील रंग। ठीक है, अब ठीक है, जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके लिए क्लियर हो गए। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके, देखो अपवर्तन के नियम के उदाहरण क्वेश्चन में आते हैं कि अपवर्तन क्या, अभी मैंने आपको बताया था अपवर्तन क्या है, अपवर्तन पहले मैंने डेमो दे दिया था, पहले बताया था मतलब तो पहले एक्सप्लेन करके जो न्यूटन ने बताया था कि क्या बताया था, प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो अपवर्तन के एग्जाम्पल देख लेना, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, और अपवर्तन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसा किस लिए होता है, आकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण कौन से, एक तो तुम्हारे सूर्य का छिपना, सूर्य का छिपना या निकलना। ठीक है, या निकलना, ये क्या हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या है, जो देखते हैं बाल्टी में एक मतलब कॉइन को रखते हैं तो उसका ऊपर मतलब ऊपर उठा हुआ देखना, तो बाल्टी में जल से भरी हुई, बाल्टी में जल से भरी हुई बाल्टी में सिक्के का ऊपर ही दिखना, ऊपर दिखना। ठीक है, ऊपर दिखना यानी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, क्या हो गया, जल से भरी हुई बाल्टी में। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि पानी में छड़ का टेढ़ा दिखना, पानी में यानी जल में छड़ यानी लकड़ी बोल दो। ठीक है, छड़ का टेढ़ा प्रतीत होना। ठीक है, टेढ़ा प्रतीत होना, ये अपवर्तन के उदाहरण है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है,
जल में छलका टेढ़ा दिखना। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं मतलब बैठा हुआ हूँ और पानी स्विमिंग पूल के पास मैंने पानी में अपना पैर डाला तो पैर क्या होगा, टेढ़े से दिखाई देते हैं। ये क्या एक अपवर्तन के एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि मछुआरे होते हैं, यानी मछली उन्हें दिखाई देती है कि मछली ऊपर है ये नीचे है, वो हम आभास कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि आभास कर लेते हैं वो, ठीक है। यानी कि मछली का तालाब में ऊपर दिखाई देना, ठीक है। ये क्या हो गया अपवर्तन। परावर्तन क्या है कि वस्तु को जिससे हमें वस्तु दिखाई देते हैं, वस्तु किस प्रकार दिखाई देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। और नियम है इसमें एक क्या है, ये देख लेना जो इसमें देख लेना, ठीक है। ये आपतित किरण नियम में प्रकाश के अपरावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अपवर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतित यानी जो हमें आती हुई प्रतीत हो रही है कौन सी होगी, आपतित किरण। जो जाती हुई प्रतीत हो रही है कौन सी होगी, परावर्तित किरण। अविलंब क्या हुआ, ये 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है, ठीक है। अविलंब यानी कि अविलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है, यानी समांतर है, ठीक है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन रहता है स्नेल का नियम, ठीक है। ये एग्जांपल आप लिख देना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम का होता है यानी अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यानी हम कह सकते हैं कि मतलब आपतन कोण की ज्या, यानी आई क्या है, ये मेरा क्या होगा, आपतन कोण बोल देंगे इसे, क्या होगा, आपतन कोण। ये हो गया मेरा परावर्तन कोण, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण, कोण यानी कि जब किरण का परावर्तन हुआ तो ये एंगल होना, तो क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब किरण आती हुई आ रही है तो ये क्या हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते हैं साइन को, ज्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊंगा मैं आपको, साइन कोसाइन ये सब, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या होगा, आई, आपतन कोण की ज्या तथा आपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्नेल का नियम, यानी तो अपवर्तनांक होता है, एक नियतांक होता है बोल सकते हैं, ठीक है, एक नियतांक हो सकता है। डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे, मैंने बता दिया, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन या परावर्तन कोण की ज्या एक अपवर्तनांक होता है, यानी नियतांक होता है, ये क्या है, स्नेल का नियम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो ही गया, ठीक है। और विवर्तन के बारे में मैंने बता दिया, व्यतिकरण के बारे में और देख लेना, ठीक है, और बताऊंगा। और आपके सामने और एक और है, चलो प्रकाश के बारे में थोड़ा और पता करते हैं। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश क्या है, यानी कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये प्रकाश क्या है, क्वेश्चन रहता है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ये प्रकाश का हिस्सा क्या है, तरंग, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में बोलते हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और जिनके माध्यम के अणु परपेंडिकुलर गति करते हैं, परपेंडिकुलर समझ रहे, लंबवत गति करते हैं, तो ये क्या हो गया, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी ऊर्जा एक कण से दूसरे कण को ऊर्जा ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग को एग्जाम्पल में बताऊँ तो आपको
यानी कि ये मैंने रस्सी ली, ये मेरा एक सिरा बना हुआ है रस्सी से, यहाँ से कोई पर्सन है, यहाँ से कोई पर्सन है और इसे ये रस्सी को मतलब वो कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, रस्सी को हिला रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर मोशन हो गई, ठीक है, यानी कि लंबवत गति कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके श्रृंग, ये भी श्रृंग, ठीक है। तो ये चाहिए, ये क्या हो गई श्रृंग, ये क्या हो गया गर्त, और ये भी गर्त, ठीक है। और ये ध्यान रखना मेरी बात कि जब तरंग दैर्घ्य में जब हमें दिख रहा है कि जब अधिकतम विस्थापन या फिर हमें दिख रहा है कि गैप ज़्यादा हो, अधिकतम गैप हो, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। देख लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कि जब गैप ज़्यादा हो, जब स्थान ज़्यादा हो, यानी कि कणों के मध्य स्थान ज़्यादा हो, स्थान ज़्यादा, तब क्या होगा, गैप ज़्यादा हो तो क्या होगा कि जब स्थान ज़्यादा हो तब तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, एक से डिस्टेंस, दूरी, यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। और मैं मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि दो सुरंग या दो गर्तों के, दो सुरंग अथवा दो गर्तों के मध्य की दूरी क्या होती है, दो सुरंग या दो गर्तों के मध्य की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा अधिकतम विस्थापन, क्या होता है, आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और ये भी क्या हुआ हमारा, आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब स्थान ज़्यादा हो तरंग दैर्घ्य अधिक, ठीक है, और लेकिन आवृत्ति कम, आवृत्ति कम कम। और इनके माध्यम के अणु क्या करते हैं, ये माध्यम के कण क्या करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपना स्थान नहीं छोड़ते, लेकिन ऊर्जा ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर करते रहते हैं। माध्यम के कण क्या है, परपेंडिकुलर मोशन गति करते रहते हैं, परपेंडिकुलर मोशन लंबवत गति करते रहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य ये हो गए, गर्त ये है नीचे ना, और ये श्रृंग ऊपर है, ठीक है, यानी श्रृंग ऊपर, सिरा बोल देते हैं या श्रृंग बोल देते हैं, ठीक है, गर्त, ठीक है। अब एक और इसमें चीज होती है, आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन, और आवृत्ति भी लिख लेते हैं। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, जैसे आवर्तकाल के अपोजिट होती है। एन बराबर 1/t, यानी हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, एफ बोल देते हैं, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, एफ बराबर 1/t, यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या, आवृत्ति, ठीक। आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, आवृत्ति, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। या फिर एन बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, एन बराबर 1/t, ठीक है। यानी कि हम क्या कहते हैं, प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति होती है। प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति, ठीक है। लिख लेना, आवृत्ति प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, क्या होती है, आवृत्ति, ठीक है। ये होती है प्रकाश के बारे में, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग और यांत्रिक तरंग में प्रकाश, यानी कि जिसने बताया, किसने, आपके हाइगेंस ने, ठीक है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग किसने बताया, मैक्सवेल ने, ठीक है। और प्रकाश एक कण के रूप में, कणिका के रूप में, छोटे छोटे कणिका के रूप में चलता है, किसने बताया, यानी कि फोटो, जिसे क्या नाम दिया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। आइंस्टीन ने क्या बताया, प्रकाश पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन नाम दिया। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला, 1921 में। 1921 में नोबेल प्राइज मिला, किस लिए मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। अपने थोड़े पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है, पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट तो सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय क्या होता है? 8 मिनट हमारे 8 मिनट 14 सेकेंड। यानी कि हमारी क्या 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, या हम बोल सकते हैं 499 सेकेंड। ठीक है, यानी हमने देखा 6 सेकेंड होते हैं 480। ठीक है, यानी कि 868 था 8 × 60 = 480 + 9 यानी 499 सेकेंड। ठीक है, और पृथ्वी से मतलब चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने वाला समय, पृथ्वी पर 1.28 मिनट। ठीक है, 1.28 मिनट। ठीक है, अब वो बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसके बारे में हम बस पॉइंट याद रखते हैं। और प्रकाश के परावर्तन से हमें वस्तु दिखाई देती हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या थे कि जल में मछली का हमें ऊपर दिखना है। ठीक है, या फिर जल से भरी हुई बाल्टी में सिक्के का ऊपर दिखना। ठीक है, और सूर्य का छिपना या सूर्य के निकलने पर या छिपने पर। ठीक है, क्या प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग में बताया था किसने? मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो सीधे निकल जाती हैं। क्या हुई? प्रकाश की किरणें, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, आप पॉइंट आज के लिए बस इतना ही। लंबी वीडियो पड़ जाएगी, बताने के लिए मैं काफ़ी बता दूंगा कि इसमें टॉपिक और भी है। जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड और दृश्य किरणें यानी विजिबल और अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा। 7 हो गए। ठीक है, इनकी खोज दी है। ठीक है, और इनके बारे में कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, और या फिर देखते हैं आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है, ये सब पूछते हैं। विभेदन क्षमता किसकी होती है, ये सब मैं बता दूंगा। जितना भी थ्योरेटिकल होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक क्वेश्चन और रहता है, मतलब मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु को देखने के बाद तुरंत हम अपनी नज़र को हटाते हैं तो हमें कितना समय लगता है? तो हमें समय लगता है 1/16 सेकेंड, यानी 1/60 सेकेंड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यूट्यूब पर आज मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मेरी थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, इसलिए फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। नहीं तो और भी अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग लेके आऊँगा, और जितना भी डीप होगा उतना डीप बताऊँगा। बहुत डीप बताया मैंने, देख लेना। जितना भी है 9th 10th के लिए भी बताया मैंने, जो सफिशिएंट है। एग्जाम पॉइंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। ठीक है, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।